तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस एनसीईआरटी स्टडीज। एंड आज की हमारी इस वीडियो के अंदर क्या आ चुका है, चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग इंग्लिश की क्लास का आज हम लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश फ्लेमिंगो को चैप्टर नंबर 2 के साथ में। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का नाम है, यानी खोया हुआ बसंत। और ये लिखा किसने, इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं एनीस जंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेखिका के बारे में। अनीस जंग 1964 राउरकेला में जन्मी थी। ठीक है, और उन्होंने अपना बचपन एवं किशोर अवस्था हैदराबाद में बिताया। उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई। उनके माता पिता दोनों लेखक थे। अनीस जंग ने भारत में लेखक के रूप में अपना करियर शुरू किया। वह भारत एवं विदेश के बड़े अखबारों में संपादक एवं स्तंभ लेखिका रही हैं और उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। प्रस्तुत पाठ उनकी पुस्तिका लॉस्ट स्प्रिंग यानी स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है। यहाँ उन्होंने इस भयानक गरीबी एवं परंपराओं का विश्लेषण किया है जो इन बच्चों को शोषण से भरे जीवन की ओर धकेल रही है। ठीक है, तो ये था हमारे राइटर का परिचय। अब स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। और ये जो हमारा पहला पैराग्राफ है वो स्टार्ट होता है समटाइम से। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे और फिर इसके साथ ही में हम क्या करेंगे, इसका अर्थ भी नीचे देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग जल्दी से करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, व्हाई डू यू थिंक डू दिस, आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood. Sahib left his home long ago. See, amidst the green field of Dhaka, his home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their field and home. His mother tells him that's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I say agreeably, realizing immediately how hollow advice must sound. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. If start a school, will you come? I ask, half joking. Yes, he says, smiling broadly. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having a made of promise that was not meant. But promise like mine abound in every corner of his black world. After a month of knocking him, I ask him his name. Sahib A. Alam, he announced. He does not know what is mean. If he knew mean Lord of the universe, he would have a hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roamed the street with his friend, an army of barefoot boys who appeared and disappeared at noon. Over the month, I have come to recognize each of them. Why are you not wearing chappals? I ask one. My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. Even if she did, he will throw them off. Adds another who is wearing shoes that do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and saying nothing. I want shoes. Say a third boy who has never owned a pair of all his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. ठीक है, तो ये था हमारा पहला पैराग्राफ। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। ठीक है, कभी कभी मुझे कूड़े के कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। ये कौन कह रहा है, ये साहिब कह रहा है। ठीक है, साहिब कौन है अभी देखते हैं। तुम क्या करते हो, मैं साहिब से पूछती हूँ। ये कौन है, ये जो बात हो रही है ये अब कौन पूछ रहा है, जो हमारी ऑथर है वो पूछ रही है। ठीक है, जिससे मेरा सामना प्रत्येक सुबह होता है। तुम क्या करते हो, वो पूछती है साहिब से। साहिब एक लड़का है। ठीक है,
जिसका जो सामना है यानी वो दोनों आपस में मिलते हैं प्रत्येक सुबह। और जो मेरे पड़ोस में कूड़े के कचरे के ढेरों से सोने की खोजबीन करता रहता है। अब ये जो साहिब है, ये जो राइटर हैं, उनके पड़ोस में कूड़े के कचरे को ढेर को छानता बीनता है और उसमें खोजबीन करता है सोने को ढूंढने की। अब ये सोना क्या है, अभी थोड़ी देर में देखते हैं। साहिब ने अपना घर काफी समय पूर्व छोड़ दिया था। ढाका के हरे भरे खेतों के बीच स्थित उसका घर अब दूर की स्मृति भी नहीं रह गया है। अब ये जो साहिब है पहले कहाँ रहता था, यानी साहिब का होम टाउन क्या है, ढाका, ठीक है, बांग्लादेश ढाका। अब वहां से ये अब यहाँ आ चुके हैं दिल्ली में। कई तूफान आए थे जो उनके खेतों एवं घरों को बहा ले गए थे, उसकी माँ उसे बताती हैं। इस कारण वे छोड़कर आ गए सोने की तलाश करने बड़े शहर में जहाँ अब वह रहता है। वो ढाका से क्यों आया था, क्योंकि तूफानों की वजह से उनका जो खेत था, उनके जो घर थे वो सब बह गए थे, नष्ट हो गया था उनका सारा कुछ, क्योंकि केच ने बताया, उसकी माँ ने बताया था। इस कारण वो वहां से छोड़ के और दिल्ली जैसे बड़े शहर में सोने की तलाश में आ गई। मुझे करने को कुछ और काम नहीं है, वह दूसरी ओर देखते हुए उत्तर देता है। स्कूल जाया करो, मैं चतुराई के साथ कहती हूँ। ये कह रही है हमारी राइटर की स्कूल जाया करो, तुरंत यह महसूस करते हुए कि मेरी सलाह कितनी निरर्थक एवं खोखली प्रतीत होगी। जो राइटर है वो सोचती है कि ये मैं क्या कह रही हूँ इस बच्चे से, ये बच्चा क्या स्कूल जाने लायक है, भाई ये इतनी गरीबी में क्या स्कूल जाएगा। और वो क्या कहते हैं कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वे स्कूल बना देंगे तो मैं चला जाऊंगा। अब जो लड़का है वो कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है, मैं कहाँ से जाऊँ स्कूल। वो कहता है कि जब वो स्कूल बना देंगे लोग तो मैं स्कूल चले जाऊंगा। फिर राइटर क्या कहती हैं, अगर एक स्कूल शुरू कर दूं तो क्या तुम आओगे। अगर मैं एक स्कूल शुरू करूं, एक स्कूल में बना दूं, स्टार्ट करूं, राइटर कहती है उस लड़के से, तो क्या तुम आओगे। मैं पूछती हूँ, थोड़ा मजाक के साथ में, उनका सीरियस नहीं था, वो मजाक में थी, ठीक है। वो कहता है हाँ, वह कहता है खुलकर मुस्कुराते हुए। कुछ दिन बाद मैं देखती हूँ कि वह मेरे पास दौड़कर आता है। यहाँ तक बात एंड हो गई। अब समटाइम्स, ठीक है, कुछ दिन बाद, ठीक है, आफ्टर अ डे, वो कहती है कि वो एक लड़का है जो मेरे पास दौड़कर आता है और पूछता है क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। वो लड़का क्या पूछता है कि आपका स्कूल क्या तैयार हो गया। वो कहती है स्कूल बनाने में काफी ज्यादा समय लगता है। मैं असमंजस में उत्तर देती हूँ, जो वो है ना वो थोड़ी असमंजस में देती है कि क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, वो कंफ्यूज हो जाती हैं। तो कह देती है कि अभी स्कूल बनाने में काफी समय लगता है, एक ऐसा वादा करने के कारण जिसे पूरा करने का कोई महत्व नहीं था, लेकिन मेरे जैसे वादे उसकी नीरस एवं निशानापूर्ण दुनिया के हर कोने में भरे पड़े रहते हैं। ये क्या मतलब हुआ, जो राइटर थी उन्होंने उस लड़के से, साहिब से मजाक में क्या कहा, एक वादा कर दिया कि अगर मैं स्कूल बना दूं तो क्या तुम आओगे। ने बोला हाँ मैं आऊंगा। कुछ दिन बाद जब वो लड़का पूछता है कि क्या आपका स्कूल बन गया, तब उन्हें झटका लगता है कि क्या, मैंने इससे वादा कर दिया और मैं तो उसे पूरा करने की कोई सोच भी नहीं रही। भाई मैंने कोई ऐसी थोड़ी था कि मेरे को स्कूल सोचना है, स्कूल बनाना है इन बच्चों के लिए, मैं तो बस हंसी मजाक में कह रही थी। और वो सोचती है कि मेरे जैसे वादे इन लड़कों से, इन बच्चों से कितने करते होंगे और इनकी जो दुनिया है निराशापूर्ण हर कोने में भरी पड़ी रहते होंगे। कितने सारे वादे कि किसी ने कहा कि मैं तुम्हें ये दूंगी, राइटर ने कहा कि मैं तुम्हें स्कूल दूंगी, स्कूल बनाएंगे, ठीक है। ये जो वादे हैं ये इनकी दुनिया में, इनकी जो लाइफ है में रहते हैं। महीनों तक से जाने के बाद मैं उसके नाम पूछती हूँ, ठीक है। अब महीनों बाद जब वो जान जाती हैं उसे तो उसका नाम पूछती हैं और वो कहता है कि साहिब आलम, ठीक है, वो प्रोनाउंस करता है साहिब आलम। वह जोर से बोलता है, वह नहीं जानता कि इसका तात्पर्य क्या होता है। साहिब आलम का तात्पर्य वो नहीं जानता, अगर वह इसका अर्थ जाने, संसार का मालिक। साहिब आलम का क्या मतलब होता है, संसार का मालिक। क्या पता चला हमें, साहिब आलम का मतलब होता है संसार का मालिक। तो उसे विश्वास करने में बड़ी कठिनाई होगी। अगर उस लड़के को पता चल जाए कि संसार का मालिक हूं, मेरा जो नाम है उसका अर्थ ये है, तो उसे बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि वो तो गरीब है। अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ रहते हुए वे अपने दोस्तों के साथ गलियों में भटकते हैं। नंगे पैरों वाले लड़कों की फौज जो सुबह पक्षियों की भांति प्रकट होती है और दोपहर तक गायब हो जाते हैं। इतने महीनों के बाद मैं उन्हें पहचानने लगी हूँ, प्रत्येक को, ठीक है। तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, मैं एक लड़के से पूछती हूँ। राइटर पूछ रही है कि तुम एक भाई चप्पल क्यों नहीं डालते हो, नंगे पैर क्यों रहते हो। मेरी माँ ने उन्हें चप्पलों को ताक के नीचे उतारा, ताक के नीचे नहीं उतारा।
यानी क्या, अब जब वो एक लड़के से पूछती है कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते, तो लड़का बोलता है जो उनकी माँ है उसने वो ऊपर से नीचे नहीं उतारे, ताक के नीचे से नहीं उतारे, ठीक है। उसने सरलता से जवाब दिया, अगर उसने उतार कर भी दे दिए, उतार कर भी दिया होता तो भी उन्हें फेंक देगा। दूसरे लड़के ने बताया, लड़के ने तो बोल दिया कि मेरी माँ ने ऊपर से नीचे नहीं उतार के दिए। और वो दूसरे लड़के ने उसकी चुगली करते हुए बोला, अगर उसकी माँ ने अगर वो उसे उतार के भी दे दिए ना कि लो बेटा पहन ले, तो ये उसे भी फिर भी उतार के फेंक देगा। जैसे बेलेम जूते पहन रखे थे, ठीक है। और जो दूसरा लड़का क्या था, उसने बेमेल जूते पहन रखे थे, यानी बहुत गंदे फंदे फटे फटे से जूते पहन रखे थे। जब मैं इस पर टिप्पणी करती हूँ तो वह अपने पैरों को इधर उधर घसीटता है और कुछ भी नहीं कहता। मैं जूतों की आवश्यकता है, वो क्या कहता है, मुझे जूतों की आवश्यकता है। तीसरा लड़का कहता है कि जिसके पास गंदगी भर से जूते नहीं रहे, सॉरी जिंदगी भर से जूते नहीं रहे, ठीक है। तो तीसरा लड़का कहता है कि मेरे को जूतों की जरूरत है, और जिसके पास जिंदगी भर से जरूरत जूते है ही नहीं। देश भर में घूमते हुए मैंने बच्चों को नंगे पैर चलते देखा है। राइटर कहती है मैं देश भर में घूमी और मैंने बच्चों को नंगे पैर चलते हुए देखा है, शहरों में भी, गाँव की सड़कों पर। ऐसे पैसों की कमी के कारण नहीं है। अब ऐसा जो है कि बच्चे नंगे पैर चलते हैं, पैसों की कमी के कारण नहीं है। ये चप्पल है वो आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, बल्कि नंगे पैर रहना एक परंपरा है। यह एक स्पष्टीकरण है। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या एक बहाना मात्र है दरिद्रता की एक स्थायी स्थिति को समझा डालने का। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ यूडीपी वंस टोल्ड मी एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज अ priest. He would stop briefly at a temple and pray for prayer of shoes. 30 years later, I visit his town and the temple, which was now down on air of desolation. The backyard where lived in the new priest, there were red and white plastic chair. A young boy dressed in a grey uniform, wearing sock shoes, arrived painting and threw in his school bag of folding bed. Looking at the boy, I remember the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boy like the son of the priest now wore shoes, but many other like the rag picker in my neighbor remained shoeless. मुझे एक कहानी याद है। लेखिका कहती हैं कि मुझे एक कहानी याद है जिसे यूडीपी के एक व्यक्ति ने एक बार मुझे सुनाई थी। एक छोटे लड़के के रूप में वह एक पुराने मंदिर के पास गुजर कर स्कूल पहुंचता था, जहां उसके पिता पुजारी थे। वह मंदिर पर थोड़े समय के लिए रुकता था और जूतों की एक जोड़ी के लिए प्रार्थना करता था। 30 वर्ष बाद में उसके नगर तथा उसके मंदिर में गई, जहां अब खालीपन एवं उजाड़ का वातावरण था। पिछवाड़े में जहां अब नया पुजारी रहता था, वहां लाल एवं सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां थीं। एक लड़का जिसे स्लेटी रंग की वर्दी, जुराबे तथा जूते पहन रखे थे, हाँफता हुआ आया और उसने अपना स्कूल का थैला सिमट जाने वाले पलंग पर फेंक दिया। लड़के की ओर देखते हुए मुझे दूसरे लड़के की प्रार्थना का स्मरण हुआ जो उसने देवी माँ से की थी। जब उसे अंत में जूते प्राप्त हो गए थे, मैं इन्हें कभी ना खोऊंगा। वो लड़का कहता है, जब उसे राइटर कहती है कि जब उस लड़के को वो जूते प्राप्त हो गए थे, वो कहता है कि मैं उन्हें कभी नहीं खोऊंगा। देवी ने इसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। वर्तमान पुजारी के पुत्र के जैसे लड़के अब जूते पहनते थे, किंतु कई अन्य जैसे मेरे पड़ोस में कचरे बीनने वाले लड़के आज भी जूते के बिना ही हैं। इसका सार देख लेते हैं इस वाले पैराग्राफ का कि जो राइटर होती हैं उनका एक साथी होता है यूडीपी से। तो वो एक बार कहानी सुनाता है कि एक पुजारी था, एक टेम्पल था और वहाँ पर एक पुजारी रहता था। उसके बेटे के पास जूते नहीं थे, वो स्कूल जाता था तो प्रे करके जाता था कि मेरे को जूते चाहिए, ठीक है, देवी माँ से। जब उसे वो फाइनली जूते मिल गए तो उसने कहा कि मैं इन्हें कभी नहीं खोऊंगा। और आज के समय में जब वो जो हमारी लेखिका है वो उस मंदिर में गई तो वहाँ देखा कि वो सब उजड़ा गया है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ कुछ भी नहीं है। और मंदिर के बैक साइड में एक पुजारी है जो न्यू प्रिस्ट है और उसका एक बेटा है जो कि क्या करता है, एकदम अच्छे से वेल ड्रेस्ड है, ठीक है। उसने ड्रेस पहन रखी है, शॉक्स पहन रखे हैं, शूज पहन रखे हैं और वो स्कूल से आया और उसने जो अपना बैग है वो फोल्डिंग पलर पर जो है पटक दिया। वो कहती है कि आज भी ऐसे कितने सारे लड़के हैं
जैसे कि उनके पड़ोस में भी कचरा बीनने वाले जो आज भी जूते के बिना ही हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, माई एक्विस्टेंस with the barefoot rag picker lead me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet mile away from it. Metropolically, those who live here as squads who come from Bangladesh back in 1971. Sahib families among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but is no longer empty. It is structure of mud with the roof of tin and tarpaulin. ठीक है, मैं यहाँ तक पढ़ता हूँ क्योंकि हमारा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम इस पैराग्राफ को स्किप करते हैं। ठीक है, और यहाँ तक ये पैराग्राफ है, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। हिंदी अनुवाद पूरा पढ़ रहे हैं। नंगे पैर कचरा बीनने वाले से मेरे परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता है। ठीक है, जो दिल्ली की सीमा पर है। सीमापुरी कहाँ पर है? दिल्ली की सीमा पर, जहाँ पे कौन है? साहिब रहता है। और साहिब जैसे जिन कितने हजार फैमिली वहां पर रहती हैं, लेकिन उपमा की दृष्टि से इसे दिल्ली से मीलों दूर है। जो लोग यहाँ रहते हैं वे अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए बैठे हैं। ये बांग्लादेश से 1971 में आए थे। क्यों आए थे? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्योंकि उनके वहां पर क्या खेत, जो उनके घर हैं वो सब उजड़ गए थे स्टॉर्म की वजह से। साहिब का परिवार भी इन्हीं में से एक है। तब सीमापुरी एक उजड़ा स्थान था, अब भी ऐसा ही है, किंतु अब यह खाली नहीं है। मिट्टी से बने मकानों में, जिन पर टीन तथा त्रिपालों की छतें हैं, जो गंदे पानी के निकास, जमीन के अंदर गंदगी ले जाने वाले पाइपों की व्यवस्था अथवा पीने योग्य नल के पानी की व्यवस्था से रहित हैं। 10,000 कचरा बीनने वाले लोग रहते हैं। ये लोग 30 से भी अधिक वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, बिना किसी पहचान के, बिना आगे पत्र के, किंतु राशन कार्ड के सहित, जिससे उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाते हैं और उन्हें अनाज खरीदने में समर्थ बना देते हैं। भोजन जीवन के लिए अधिक आवश्यक होता है पहचान की अपेक्षा। अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को भोजन खिला सकते और बिना पेट में दर्द के सो सकते हैं, तो हम यहाँ रहना चाहेंगे, बजाय उन खेतों पर जो हमें अनाज नहीं देते थे। ऐसा औरत के एक समूह का कहना है, जो फटी पुरानी साड़ी पहने हैं। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने हरे भरे खेत तथा नदियों वाली जमीन को क्यों छोड़ दिया, जहाँ उन्हें भी भोजन मिल जाता है, वे अपना तंबू वहीं गाड़ देते हैं, जो उनका अस्थायी घर बना जाते हैं। बच्चे इनमें बड़े होते हैं और जिंदा रहने में भागीदार बनते हैं। और सीमापुरी में जिंदा रहने के मायने हैं कचरा बीनना। वर्षों की अवधि से कचरा बीनना एक ललित कला का कलेवर ग्रहण कर चुका है। कचरा और उन लोगों के लिए सोना स्वर्ण होता है। यह कचरा उनकी रोजाना की रोटी, उनके सिरों पर एक छत, फिर यह टपकने वाली छत ही क्यों ना हो, होता है, लेकिन एक बच्चे के लिए यह इससे भी बहुत अधिक होता है। इसका मैं सार बताना चाहूँगा आपको। बेसिकली होता क्या है, जब वो देखती हैं कि हाँ वहाँ का वो जो पृष्ठ है उसके बच्चे ने वो सब पहन रखा है, ठीक है, चप्पलें पहन रखी हैं, वो यहाँ पर आती हैं और यहाँ देखती हैं कि नंगे पैर बच्चे बीनने वाले यहाँ पे बहुत सारे हैं। सीमापुरी के जो बच्चे हैं, जो जिनमें से क्या है साहिब भी है, तो वहाँ पर क्या है, जो नंगे पैर रहते वाले बच्चे हैं वो बहुत सारे हैं। सीमापुरी कहाँ स्थित है? दिल्ली के बॉर्डर पर, ठीक है। तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। और वहाँ पर टोटल कितनी हजार फैमिली रहती हैं? तो वहाँ पर टोटल रहती हैं 10,000 फैमिली, ठीक है ना। यस, तो वहाँ पर टोटल 30 से भी अधिक वर्षों से यहाँ रहते हैं बिना किसी पहचान। यस, तो वहाँ पर काफ़ी सारी फैमिली रहती हैं। अब ये जो फैमिली है ये रहती कैसे है? ये एक सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके रहती हैं, ठीक है। बांग्लादेश से आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि वहाँ पे उनके घर खेत उजड़ गए थे। यहाँ के दिल्ली की सीमापुरी में रहने लगे। यहाँ पर जो लोग हैं उनका जो घर चलता है वो बेसिकली चलता है कूड़ा बीनने से, ठीक है। यहाँ पर जो जितने भी लोग रहते हैं उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, बस उनके पास एक क्या राशन कार्ड है। राशन कार्ड भी क्यों है? जो कि जो लोग हैं ना, कौन से जो इलेक्शन है लड़ते हैं, ठीक है, जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने उनको दे रखा है कि भाई तुम राशन कार्ड लो और वोटर लिस्ट में बस सूची में नाम करवा लो अपना और हमें वोट दे दिया करो। तो वो सारी चीजें यहाँ पे चल रही हैं। कल मिला के कहें तो फर्जीवाड़ा चल रहा है, ठीक है। सरकारी जमीन पे रह रहे हैं, राशन कार्ड मिला हुआ है, तो खाने पीने की वो उनको दिक्कत है नहीं।
अब जो राइटर है वो पूछती हैं एक महिलाओं के समूह से जिन्होंने क्या है फटी पुरानी साड़ियाँ पहन रखी हैं। वो उनसे पूछती हैं कि आपका जो घर है, जो पुराना आपका जो जगह थी, वहाँ पर तो आप खेत थे, आपके पानी के पास जगह थी, तो वहाँ पे आप अपने तंबू वगैरह लगा के क्यों नहीं रहे? तो वहाँ बोलती हैं कि भाई वहाँ पे उतनी वो उपज नहीं थी। यहाँ पर तो क्या है, वो रात का खाना उन्हें मिलना है क्योंकि उनके पास क्या है, राशन कार्ड है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, उनका जो भी बच्चे हैं, जो भी जन्मते हैं, वो सब कचरा बीनने के काम में लग जाते हैं। तो वो उनकी क्या रोजी रोटी यहाँ पर बनी हुई है। नेक्स्ट, आई समटाइम फाइंड ए रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब से हिज आईज लाइटिंग अप। और ये जो पैराग्राफ हमारा कंप्लीट होता है, ये होता है साहिब इज नो लॉन्गर इन हिज ओन मास्टर। हिंदी अनुवाद देखते हैं। मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है, यहाँ तक कि 10 रुपए का नोट भी, साहिब कहता है। कहाँ से मिल जाता है ये? उस रैक पिकिंग के काम से, उस कचरा बीनने वाले काम से। उसकी आंखें चमक उठती हैं जब आपको कचरे के ढेर में चांदी का एक सिक्का मिल जाता है तो आप छानबीन बंद नहीं कर देते हैं, क्योंकि और अधिक पाने की उम्मीद जो रहती है। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कचरे का एक अलग ही अर्थ होता है। उनके माता पिता के लिए अर्थ की तुलना में बच्चों के लिए कचरा आर्श में लिपटी चीज होती है। बड़ों के लिए यह जिंदा रहने का साधन होता है। साहिब यहाँ कहता है कि मुझे भाई 10 से 20 रुपए मिल जाते हैं, कभी कभी तो 1 रुपया भी मिल जाता है, नोट मिल जाता है। और जो है उसकी जो है चाहत बढ़ जाती है अगर उसे मिल जाता है, वो और कचरा बीनने लगते हैं। लेखक कहती हैं कि अगर हमें एक कचरे के बिन ढेर में से चांदी का सिक्का मिल जाता है तो हमारी जो आकांक्षाएं वो बढ़ जाएंगी और हम छानबीन तो बंद नहीं करेंगे और बल्कि तेज हो जाएंगे कि हमें कुछ और भी मिले। ठीक है ना। जो यहाँ पर सीमापुरी के लोग हैं उनके तो उनके लिए क्या है, जो कचरा बीनना है वो एक बेसिकली उनके घर चलाने के लिए है। ठीक है। ये जो माता पिता के लिए अर्थ है वो एक अलग अर्थ है कि वो खाना पीना अपना यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है। जिंदा रहने का वो बेसिकली साधन है। सर्दी की एक सुबह में साहिब को पड़ोस के क्लब के बाड़े में लगे दरवाजे के पास खड़ा देखती हूँ। सर्दी की एक सुबह थी। लेखिका ने साहिब था उसको खड़ा देखा। बगल वाले बाड़े में एक क्लब था। ठीक है। वहाँ दरवाजे पर खड़ा देखा, जो कि सफ़ेद वस्त्र पहने हुए था। 2 युवकों को टेनिस खेलते देख रहा है। साहिब सफ़ेद वस्त्र पहने था। ठीक है। सफ़ेद वाइट कलर के क्लोथ थे और 2 लोग टेनिस खेल रहे थे, उनको वो देख रहा था। मैं इस खेल को पसंद करता हूँ, वह गुनगुनाकर बोलता है। ठीक है। वह इस बाड़े के पीछे खड़े रहते हुए देखकर ही संतुष्ट है। मैं अंदर चला जाता हूँ जब कोई भी आसपास नहीं होता है, वह स्वीकार करता है। द्वारपाल मुझे झूले काम में लेने देता है। ठीक है। तो बगल वाले बाड़े में 2 लोग टेनिस खेल रहे होते हैं, वो वहाँ खड़ा होता है, उनको देख रहा होता है और वो क्या चाहता है कि मेरे को ये खेल पसंद है, मैं इसे खेलूँ। ठीक है। बट वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। जो वहाँ का द्वारपाल होता है यानी जो उनका वॉचमैन होता है, वो उसे अंदर आने देता है और झूला झूलने देता है। साहिब भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं, जो उसके रंग उड़ चुकी कमीज तथा निकर के साथ अटपटे दिखाई देते हैं। किसी ने मुझे यह जूते दिए थे, वह स्पष्टीकरण के रूप में कहता है। यह तथ्य कि ये किसी धनधारने लड़के के ठुकराए हुए जूते थे, जिसने शायद इन्हें पहनने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि किसी एक जूते में छिद्र हो गया था, साहिब को परेशान नहीं करता है। नंगे पैर से चलने वाले एक व्यक्ति के लिए छिद्र वाले जूते भी किसी स्वप्न के सच हो जाने के कम नहीं होते, लेकिन जिसे खेल को वह इतना ध्यान से देख रहा है वह उसकी पहुंच से बाहर है। इस सुबह साहिब दूध के बूथ की ओर जा रहा है। उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है। अब मैं इधर सड़क पर चाय की एक छड़ी पर काम करता हूँ। ठीक है। वो लड़का कह रहा है, साहिब कह रहा है कि वो एक चाय के स्टॉल पे काम करता है। वह दूर की ओर इशारा करते हुए बोलता है, मुझे 800 रुपये तथा सभी वक्त का भोजन मिलता है। क्या उसे काम पसंद है? मैं पूछती हूँ, यानी लेखिका पूछती है कि क्या तुम्हें ये काम पसंद है भाई? वो मैं देखती हूँ कि उसके चेहरे से निश्चिंता का भाव खो दिया है। यानी जो उसको पहले चिंता फ्री था ना, वो एकदम मस्त था, वो अब नहीं है। स्टील का कनस्तर उस प्लास्टिक के थैली से अधिक भारी प्रतीत होता है। वो ऐसा क्यों बोलती हैं? क्योंकि जिसे वह अपने कंधे पर आसानी से ढोया करता था, वह थैला उसी का था। वो इसलिए ऐसा बोलती है क्योंकि जो स्टील का वो कनस्तर है वो एक दूसरे आदमी का है, वो किसी उसके मालिक का है। वो इतना फ्री नहीं है उसे लेके। बट जो पहले उसके पास एक प्लास्टिक का बैग था
जिसमें वो कचरा बीनता था वो उसका खुद का था, है ना। वो उसे इतना भारी नहीं लगता था, वो उसे अच्छा लगता था, वो फ्री था उस टाइम पे। कनस्तर उस व्यक्ति का है जो चाय की दुकान पर स्वामित्व रखता है। साहिब अब स्वयं का मालिक नहीं रहा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आई वांट टू ड्राइव अ कार। मुकेश इंसाइट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस्ड। डू यू know anything about car? I ask. I will learn to drive a car, he answered, looking straight into my eyes. His dream looked like a marriage amidst dust of street that fill his town. Firozabad, famous for its bangle. Every other family in Firozabad is engaged in making bangle. It is the center of India glass blowing industry. और ये हमारा पैराग्राफ जाता है टोटल द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल। क्या बात करते हैं, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश स्वयं का स्वामी होने पर जोर देता है। अब एक आदमी है, वो कहता है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ, मैं एक मोटर सुधारने वाला मिस्त्री बनूंगा। वह घोषणा करता है। क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो, मैं पूछती हूँ। जो हमारी राइटर है वो पूछती है उस मुकेश से, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो। मैं कार चलाना सीख लूंगा, वह उत्तर देता है, सीधे मेरी आंखों में देखते हुए। उसका स्वप्न मृगमरीचिका की भांति फिरोजाबाद नामक उसके शहर की गलियों में भरी धूल के बीच अस्पष्ट दिखाई देता है। यह शहर यहाँ की चूड़ियाँ के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा है। यह भारत के कांच को आकार प्रदान करना उद्योग का केंद्र है। ठीक है। तो फिरोजाबाद क्या है, जो चूड़ियाँ हैं उनका क्या है, मेन सेंटर पॉइंट है, जहाँ पर बड़े बड़े उद्योग हैं। यहाँ के परिवार ने कई पीढ़ियां भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए, कांच जोड़ते हुए तथा देश के सभी औरतों के लिए चूड़ी बनाते हुए बिता दी, ऐसा प्रतीत होता है। और जो फिरोजाबाद की जो पुअर फैमिलीज हैं, उन्होंने यहीं पर काम करते हुए अपनी कई सारी पीढ़ियां बिता दी। ठीक है ना। मुकेश का परिवार भी इन्हीं में से एक है। उनमें से कोई भी नहीं जानता कि उस जैसे बच्चों के लिए ऊंचा तापक्रम वाली भट्टियों में, गंदी अंधेरी कोठरियों में, जहां हवा एवं रोशनी का अभाव है, काम करना गैरकानूनी है। कि अगर कानून को लागू किया जाए तो वह उसे तथा उन सभी 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों से बाहर निकलवा सकता है, जहां वे दिन का समय कड़ी मेहनत करते हुए गुजारते हैं, प्राय अपनी आंखों की चमक खो देते हुए। मुकेश अपनी आंखें प्रसन्नता से चमकी उठती हैं जब वह मुझे उसके घर ले जाने की इच्छा प्रकट करता है, जिसके लिए वह गर्व से कहता है कि उसे पुनः बनाया जा रहा है। हम दुर्गंध से भरी कचरे से अटपटी गलियों में चलते हैं। उन घरों के पास से जो टूटी फूटी दीवारों वाली गंदी झोपड़ियां ही हैं, जिनके दरवाजे डगमगाने वाले हैं, जो खिड़कियों से रहित हैं, जिन मनुष्य एवं जानवरों के परिवार आदिम युग की भांति साथ साथ जीते हैं। वह ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुकता है, अपने पैर से डगमग करते हुए लोहे के दरवाजे पर धक्का मारता है और इसे धकेल कर खोल देता है। हम एक अर्धनिर्मित कुटिया में प्रवेश करते हैं। इसके एक हिस्से में जो सूखी घास के छप्पर से ढका है, लकड़ी के जलने वाला चूल्हा है, जिस पर एक बड़ा बर्तन रखा है, जिसमें छन छन की आवाज के साथ पालक की पत्तियां उबल रही हैं। जमीन पर बड़ी एल्यूमिनियम की थालियों में और कटी हुई सब्जियां रखी हैं। एक पतली दुबली युवती सारे परिवार के लिए शाम का भोजन पका रही है। धुएं से भरी आंखों से वह मुस्कुराती है। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। अधिक उम्र न होते हुए भी उसने परिवार की बहू के रूप में सम्मान प्राप्त करना शुरू कर दिया है। पहले से ही वह उन पर 3 लोगों का, उसका पति मुकेश तथा उनके पिता की जिम्मेदारी है। जब अधिक उम्र का व्यक्ति घर में प्रवेश करता है तो वह आहिस्ता से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है और अपना घूंघट अपने चेहरे के निकट ले आती है। जैसे कि प्रथा है, बड़ी उम्र के पुरुष के समक्ष बहुएं को अपना चेहरे घूंघट से ढक लेने होते हैं। मामले में बड़ी उम्र का पुरुष चूड़ियां बनाने वाला एक शक्तिहीन एवं कंगाल व्यक्ति है। वर्षों तक की एक लंबी मेहनत के बावजूद पहले एक दर्जी के रूप में था, फिर एक चूड़ी बनाने के रूप में, और वह अपने घर की मरम्मत कराने में सफल रहा है तथा अपने 2 पुत्रों को स्कूल नहीं भेज सका है। केवल वह उन्हें वही सब सिखा पाया है जो स्वयं जानता है, चूड़ी बनाने की कला। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हिज कर्मा हिज डेंसिटी।
सॉरी डेस्टिनी, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है और ये होता है एंड द फैमिली टू लिव इन। यह इसकी नियति है, मुकेश की दादी बोलती है, जिसने चूड़ियों के कांच की पॉलिश करने से उड़ती धूल से अपने पति को अंधा होते हुए देखा है। क्या ईश्वर प्रदत्ता वंश परंपरा को तोड़ा जा सकता है? उसका निहितार्थ होता है चूड़ी बनाने वाले की जाति में पैदा होकर उन्होंने चूड़ियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा है। घर में अहाते में, प्रत्येक दूसरे मकान में, प्रत्येक दूसरे आते में, फिरोजाबाद की प्रत्येक गलियों में चूड़ी के मालानुमा बंडल, चमकदार सुनहरे धान जैसे हरे, नीले, गुलाबी, बैंगनी, इंद्रधनुष के 7 रंगों से जन्म प्रत्येक रंग वाले इन सवेरे अहाते में बड़े बड़े ढेरों में पड़े होते हैं। 4 पड़ियों वाली हाथ गड़ियों में ढेर लगे होते हैं, जिन्हें झोपड़ियों के इस शहर की सकरी गलियों में युवा लोग धकेलते हैं, और अंधेरी झोपड़ियों में टिमटिमाते दीपकों की ज्वालाओं की पंक्ति में आगे लड़के लड़कियां अपनी माता पिताओं के साथ बैठे होते हैं, रंगीन कांच के टुकड़ों की चूड़ियों को गोलाकार आकृतियों में जोड़ते हुए। उनकी आंखों का समायोजन बाहर की रोशनी की अपेक्षा अंधेरे के साथ अधिक रहता है, इसलिए वे प्राय अपनी आंखों की रोशनी बेशक होने से पूर्व ही खो देते हैं। सविता एक युवती एक बदी गुलाबी ड्रेस में एक बुजुर्ग महिला के निकट बैठती है और कांच के टुकड़ों को जोड़ती है, टाँका लगाती है। जब उसके हाथ मशीन के चिमटे की भांति यांत्रिकता के साथ चलते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्या उसे पता है कि इन चूड़ियों की पवित्रता क्या होती है, जिन्हें बनाने में वे मदद कर रही है। यह एक भारतीय स्त्री के सुहाग का प्रतीक है, जिसका अर्थ है वैवाहिक जीवन में शुभत्व। एक दिन अचानक उसे मालूम होगा जब उसका सिर लाल रंग से घूंघट से ढका होगा, उसके हाथ मेहंदी से लाल रंग होंगे और लाल रंग की चूड़ियाँ उसकी कलाइयों पर सरका दी जाएंगी। तब वह एक दुल्हन बन जाएगी, वह उस वृद्ध औरत के समान जो उसके पास बैठी है, जो कई वर्षों पूर्व ऐसी ही दुल्हन बनी थी। उसकी कलाइयों पर अभी चूड़ियां हैं, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। एक बार भी भरे पेट भर खाना नहीं खाया, वह आनंद रहित स्वर में कहती है। उसने पूरे जीवन काल में एक बार भी भरपेट भोजन का आनंद नहीं उठाया है। यही फसल उसने काटी है। उसका पति, एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी लहराती हुई दाढ़ी है, कहता है, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। मैं इतना ही कर पाया हूँ कि मैं अपने परिवार के रहने हेतु घर बना लिया है। नेक्स्ट स्टार्ट होता है हियरिंग हिम वन अंडर ऑफ ही हैज अचीव्ड, और ये एंड होता है हमारा few airplanes fly over फिरोजाबाद। की बात सुनकर किसी व्यक्ति को आश्चर्य हो जाता है कि क्या उसने वो पा लिया था जो अन्य कई लोग अपने जीवन काल में प्राप्त करने में असफल रहे हैं। उसके सिर पर एक छत है जो है चूड़ियाँ बनाने के काम को करते रहने वाले के अलावा कुछ अन्य कार्य करने हेतु धन का अभाव होने, खाने को भी पर्याप्त पैसे न होने के दुख की करकराहट हर घर में गूंजती है। युवा लोग अपने से बड़ों के विलाप को दोहराते हैं। ऐसा लगता है फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला है। वर्षों की चेतना शून्य कर देने वाली मेहनत के पहल करने की सारी क्षमता तथा स्वप्न देखने की सामर्थ्य को मार दिया है। आप लोग सहकारिता में संगठित क्यों नहीं हो जाते हैं? मैं युवकों के एक समूह से पूछती हूँ, जो 44 अगर हम उन बिचौलियों के उस चक्र में फंस गए हैं जिन्होंने उसके पिताओं तथा पूर्वजों को फंसा लिया था, संगठित हो भी जाते हैं। हमें ही पुलिस के द्वारा घसीट लिया जाएगा, पीटा जाएगा तथा जेल में डाल दिया जाएगा। गैर कानूनी कार्य को करने के अपराध में वे कहते हैं उन लोगों के बीच कोई मार्गदर्शक नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो इन्हें भिन्न प्रकार के से देखने में मदद कर सके। पिता उतने थके हुए हैं जितने वे स्वयं। वे अंतहीनता के साथ अतोत्तर बोलते चले जाते हैं और गरीबी से उदासीनता से लालच तथा अन्यास के बारे में उनकी बातें सुनते हुए मुझे 2 दुनिया स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। एक परिवार की दुनिया जो गरीबी के जाल में फंसी है तथा जन्म की भांति के कलंक से दबी है। दूसरी दुनिया है साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस वालों, कानून के लोगों करने वालों, नौकरीशाहों तथा राजनेताओं के कुचक्र की दुनिया। दोनों ने मिलकर बच्चे पर ऐसा बोझ लाद दिया है जिसे वह उतार नहीं सकता। एहसास होने से पूर्व ही इसे वह उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेते हैं।
है, जितना स्वाभाविक रूप से उसके पिता ने स्वीकार किया था। इसके अलावा कुछ और करना चुनौती देना हो जाएगा, और चुनौती देना उसके बड़े होने का हिस्सा नहीं है। जब मैं मुकेश में इस बात की क्षणिक चमक देखती हूँ तो मैं प्रसन्न हो उठती हूँ। एक मोटर सुधारने वाली मिस्त्री बनाना चाहता हूँ। वह दोहराता है कि वह किसी गैरेज में जाएगा और काम सीखेगा, लेकिन गैरेज उसके घर से दूर है। मैं पैदल चल लूँगा। वह जोर देकर कहता है, क्या तुम हवाई जहाज उड़ने का स्वप्न भी देखते हो? वह अचानक चुप हो जाता है। नहीं, वह कहता है, जमीन की ओर घूरते हुए। की छोटी सी गुनगुनाहट में एक लज्जा का भाव है जो अभी पश्चाताप में परिवर्तित नहीं हुआ। वह कारों का स्वप्न देख ही कर ही संतुष्ट है, जिसे वह अपने शहर की गलियों में तेज गति से दौड़ते हुए देखता है। मुश्किलों से ही कोई वायुमान फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। सार समझा देता हूँ। बेसिकली एक आदमी होता है जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है वेट, जो कि एक क्या मिस्त्री बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ठीक है ना, जिसका नाम होता है मुकेश। ठीक है, मुकेश क्या है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और मुकेश की जो फैमिली है वो भी फिरोज़ाबाद में ही है, और जो उसके पिता हैं और जो उसका भाई है वो क्या है, बैंगल बनाने यानी चूड़ी बनाने के काम में ऑलरेडी लगे हुए हैं बहुत टाइम से। पर वो चूड़ी बनाने के काम में नहीं लगना चाहता, क्योंकि उसे पता है वहाँ पर जाके उसकी आंखें खराब होनी है, वो उतना पैसा नहीं अर्न कर पाएगा और फिर भी वो गरीबी में मारा जाएगा। तो वो क्या चाहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बन पाए। ठीक है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है कि वो गाड़ी सुधारना चाहता है, गाड़ी चलाना चाहता है। अब जो मोटर मैकेनिक जब वो बनना चाहता है तो उसे अभी तक कुछ आता नहीं है, तो वो क्या है, गैरेज में जाना चाहता है। और जो उसके फादर थे वो ऑलरेडी क्या है, काफ़ी टाइम से वो अंधे भी हो चुके थे। जो उसकी माँ है वो अंधी हो चुकी थी। जो उसके पापा हैं उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि जहाँ पर वो चूड़ियाँ बनती हैं वो डार्क प्लेस होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, डार्क प्लेस होता है, वहाँ अंधेरा होता है, हवा पानी धूप वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये था जी इस चैप्टर का पूरा की सार। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।